Bismillahirrahmanirrahim. We will discuss about market price determination and market equilibrium in this chapter. तो आपने देखा था पिछले चैप्टर के अंदर लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है कि प्राइस बढ़ती है सप्लायर की आउटपुट और सप्लाई बढ़ती जाती है, जबकि दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है प्राइस बढ़ने के साथ उसकी डिमांड कम होती जाती है। तो फिर ये दोनों एक जगह पे या एक पॉइंट पे कहाँ पे एग्री करेंगे? क्या ऐसा फिर होगा? फिर तो ऐसा होगा ही नहीं कि प्राइस बढ़ने से सप्लायर की सप्लाई बढ़ती जाए और कंज्यूमर की डिमांड कम होती जाए। तो फिर तो आपस में कुछ किसी को मिले ही ना। तो मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे दोनों आके मिलते हैं, वो हालात का जायजा लेते हैं और फिर एक पॉइंट पे दोनों एग्री कर जाते हैं। तो बायर और सेलर के दरमियान जहाँ पे इंटरेक्शन होगा वो मार्केट होगी। मार्केट लोकल हो सकती है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, ये एक जगह भी हो सकती है, ये इंटरनेट के ऊपर भी हो सकती है, आपने देखा है। तो जो प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है, वो डिटरमिन होती है बाय द इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स विद इन द मार्केट। हमने ये डिमांड और सप्लाई पढ़ी थी, आपको पता होगा। डिमांड और डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं और आपको पता भी है कि डिमांड मैंने बता भी दिया था आपको कि willingness and ability of a consumer to purchase something at specific market price। और उसमें हमने ये भी कहा था कि other things remain same। और इंडिविजुअल डिमांड और होती है मार्केट डिमांड। जब सारे लोगों की डिमांड को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। लॉ ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, प्राइस फॉल करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड विल राइज एंड वाइस वर्सा। तो हमने लास्ट टाइम इसके डिपेंड कि ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे ये दो तीन रीजंस हैं कि प्राइस एक्ट एज एन ऑब्स्टेकल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम के डिफरेंसेस और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नंबर ऑफ बायर्स यानी पॉपुलेशन, इनकम चेंज होती है। इनकम चेंज होने के साथ हमने कहा था कि अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव तो वो नॉर्मल गुड्स होगी, और अगर नेगेटिव है इनकम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है तो वो इंफीरियर गुड होती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये डिटर्मिनेंट्स में ही है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं, फिर भी जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है फ्यूचर प्राइसेस के हवाले से, फ्यूचर इनकम के हवाले से। अगर लोगों को लगे कि 10 दिन बाद 20 दिन बाद प्राइसेस कम हो जानी है तो उनकी आज डिमांड कम हो जाएगी, वो 10 दिन बाद मार्केट में जाएंगे। और अगर उनको लगे कि प्राइसेस बढ़ जानी है तो उनकी करंट डिमांड करंट डिमांड बढ़ जाएगी। 10 दिन बाद अगर प्राइसेस बढ़ने वाली हैं तो आज उनकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो उसकी वजह आप देखिए, लाभ डिमांड कहता है प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन प्राइस तो कम हुई नहीं है, लेकिन डिमांड आज कल कुछ दिनों तक वो ज्यादा किस वजह से कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइसेस में गो हाई, सो देयर डिमांड विल बी मोर टुडे।
और वो 10 दिन बाद उनकी परचेजेस कम हो जाएगी। इसी तरह फ्यूचर इनकम भी अफेक्ट करती है डिमांड को। फ्यूचर इनकम का मतलब क्या है कि अगर उनको लगे मेरी इनकम 10 दिन बाद मेरे पास इनकम आ जाएगी, तो शायद उनकी डिमांड या कंजम्पशन आज से ज्यादा होना शुरू हो जाए। और अगर उनको लगे कि 10 दिन बाद तनख्वाह कम हो जानी है या कम हो जानी है मेरी इनकम, तो उसकी डिमांड भी उसी तरह से। आपको पता है महीने के एंड पे लोगों की डिमांड बहुत कम हो चुकी होती है, क्योंकि उनके पास पैसे कम हो रहे होते हैं। लेकिन महीने के 1-2 दिन अगर रहते हो तो उनकी डिमांड फिर दोबारा वापसी अपनी नॉर्मल सिचुएशन में इस वजह से आ जाती है कि उनको आइडिया होता है कि 2 दिन बाद तनख्वाह आ जानी है, तो अगर उधार भी कर लेंगे तो वो मैं वापस दे दूंगा। या फिर 2-4 दिन वो सब्र करेंगे, जैसे इनकम आएगी तो उनकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सप्लाई का हमने पढ़ लिया है, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो सप्लाई है प्रोड्यूसर्स के साथ रिलेटेड, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर टू सप्लाई समथिंग। इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ सप्लाई भी उसी तरह से है, इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, प्राइस राइज करेगी तो सप्लाई विल राइज, एंड इफ प्राइस गोज डाउन द सप्लाई विल आल्सो गो डाउन। तो इसके अंदर जो प्राइस है, इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स। तो कुछ जगहों पे प्राइस के अलावा कास्ट भी राइज कर सकती है, जो कि सप्लाई को अफेक्ट करती है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, या इसका इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ सेलर्स, टैक्सेस, सब्सिडीज, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स और एक्सपेक्टेशंस, वेदर, क्लाइमेट के हवाले से। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो प्राइस में तो चेंज ना हो, लेकिन अगर इनमें चेंज होगी तो जो लाभ सप्लाई है वो होल्ड नहीं करेगा और सप्लाई के ऊपर चेंजेस आ जाएंगी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। तो असल जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के लिए वो है मार्केट इक्विलिब्रियम, कि कहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे, एंड इट विल बी द पॉइंट वेयर डिमांड कर्व बिकम्स इक्वल टू द सप्लाई कर्व। और वो कहाँ पे होगा? वेयर दे इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के ऊपर जो प्राइस बनेगी उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, और जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। अब अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होगी तो सरप्लस होगा, और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगी तो शॉर्टेज हो सकती है। ये आप देख सकते हैं। ये क्वांटिटी और प्राइस हम वर्टिकल एक्सिस पे ले रहे हैं, ये सप्लाई है और ये डिमांड है। अब आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो कौन सा पॉइंट है? ये वाला। ये ऐसा पॉइंट है, आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन पॉइंट होने का मतलब क्या है कि इस प्राइस पे डिमांड भी उतनी ही है जितनी सप्लाई है। तो यही इसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाती है। मार्केट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितने ऐसी प्राइस या ऐसी सिचुएशन वेयर सप्लायर उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए तैयार है जितनी कंज्यूमर लेने के लिए तैयार है, तो इक्विलिब्रियम मार्केट इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी चीज सप्लाइड होगी मार्केट में उतनी ही कंज्यूमर लेके घर चला जाएगा। और इसी पॉइंट को या इसी प्राइस को हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। मार्केट क्लियरिंग प्राइस। मार्केट क्लियरिंग प्राइस का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर जितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है उतनी ही मार्केट से जा रही है, उठाई जा रही है, और मार्केट क्लियर हो जाती है। ना कंज्यूमर होते हैं वहां पे, ना प्रोड्यूसर होते हैं,
और ना कुछ चीज होती है। जो चीज मार्केट में आ रही है प्रोड्यूसर लेके, वही चीज सप्लाई कंज्यूमर लेके वापस जा रहा है। तो हर कोई अपने घरों-घर, और मार्केट बिकम्स क्लियर एंड कम्स इनटू इक्विलिब्रियम। मसलन ये आपको पता है, लाभ सप्लाई 1 2 3 4 प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है। तो 3 के ऊपर सप्लाई है 30 की, और दूसरी तरफ 1 2 3 4 5 प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम होती जाती है। 1 पे डिमांड है 50 की, 2 पे है 40 की, 3 पे है 30 की, 4 पे है 20 की, और 5 पे है 10 की। दूसरी तरफ सप्लाई 1 पे है 10 की, 2 पे है 20 की, 3 पे है 30 की, 4 पे 40, 5 पे 50। तो 3 आप देखें, 3 प्राइस के ऊपर 30 की सप्लाई है और 30 की ही डिमांड है। तो इसका मतलब है अगर प्राइस मार्केट में 3 होगी तो 30 आइटम्स मार्केट में आएंगे और 30 ही कंज्यूमर लेके चला जाएगा एंड मार्केट विल बी क्लियर्ड। अब अगर इससे कम या ज्यादा प्राइस होगी, 2 पे क्या होगा? 2 पे डिमांड तो है 40 की लेकिन सप्लाई है 20 की, तो क्या हुआ? शॉर्टेज नहीं हो जाएगी? इसी तरह से अगर पाउडर जा बनाया, इसी तरह से कितना ले इसी तरह से अगर प्राइस वो 4, तो 4 पे सप्लाई 40 की होगी और डिमांड होगी 20 की, तो ये क्या होगा? सरप्लस। मार्केट में 40 आएंगे लेकिन खरीदार सिर्फ 20 लेके जाएंगे, तो मार्केट विल नॉट बी क्लियर्ड। तो इसलिए इस पॉइंट को हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और मार्केट, ये देखिए आप, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये जो आप देख रहे हैं इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, क्यू ई क्यू। ई क्यू का मतलब है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो, ये आप देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो क्या होगा? सरप्लस। और इसी तरह प्राइस, ये मैं आप ये आएगा आगे, प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे होगी तो क्या होगा? सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो शॉर्टेज हो जाएगी। P2 पे क्या होगा? सरप्लस। और P3 पे क्या होगा? शॉर्टेज। ये देखिए, ये सरप्लस और इतनी शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब अगर डिमांड में चेंजेस आती हैं या सप्लाई में चेंजेस आती हैं, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? आपने, ये आपके सामने है, ये बना हुआ है सप्लाई और डिमांड, जैसे हमने अभी इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी फाइंड की है आपके सामने। तो अब अगर जैसे ऊपर हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े हैं, तो उनमें अगर कोई चेंज आएगी तो क्या होगा? या सप्लाई कर्व पूरे का पूरा शिफ्ट होगा या डिमांड कर्व पूरे का पूरा शिफ्ट होगा। तो ये तो है इनिशियल सिचुएशन, मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गई है। ये देखें, सप्लाई, डिमांड और इक्विलिब्रियम। अब अगर डिमांड चेंज होती है, बढ़ेगी या कम होगी, तो नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ये फर्ज, डिमांड अगर इंक्रीज करती है तो डिमांड कर्व राइट साइड पे जाएगा, और आप देख रहे हैं प्राइस भी बढ़ जाएगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये है, डिमांड इंक्रीजेस, और उसकी वजह से क्या होगा? प्राइस विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल इंक्रीज। अब अगर डिमांड कम हो जाती है तो फिर क्या होगा? ये राइट साइड पे आपके सामने D3, तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब D3 से डिमांड कम हो जाए
D1 हो, D2 हो, आप इधर देख सकते हैं। ये देखें, तो डिमांड कम होने का मतलब है डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पे या नीचे की तरफ जाएगा, तो प्राइस भी कम हो जाएगी, आप देख रहे हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। सब इसमें दोनों मैंने आपको बताया, ये सिर्फ डिमांडेड क्वांटिटी और सप्लाइड क्वांटिटी दोनों साथ साथ चलती है जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर सप्लाई में चेंजेस आती है तो फिर भी ऐसे ही होगा। तो ये है, आप देखें, ये उसी तरह से इक्विलिब्रियम है। अब अगर सप्लाई बढ़ती है या कम होती है तो देयर विल बी ए चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। ये सप्लाई इंक्रीज करेगी तो सप्लाई कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होगा। सप्लाई इंक्रीज कैसे कर सकती है, वो उसके डिटर्मिनेंट्स हैं। मसलन नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं तो सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में आएगी, प्राइस नहीं चेंज हो रही। लॉ ऑफ सप्लाई तो कहते हैं ना, प्राइस चेंज होगी तो सप्लाई बढ़ेगी। अब चूंकि अदर थिंग्स आर नॉट रिमेनिंग सेम, सो द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट व्हाइल द प्राइस विल हैव टू रिमेन सेम, अगर हम सिर्फ सप्लाई की बात करें। लेकिन चूंकि ये मार्केट इंटरेक्शन हो रहा है तो यहाँ पे दोनों ने आपस में मिलके डिसाइड करना है प्राइस को। तो सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड उतनी ही रहे, तो आप सुनते हैं, आपको पता है, सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड उतनी ही रहे तो क्या होता है, प्राइस नीचे हो जाती है, प्राइस गिर जाती है। और डिमांड उतनी ही रहे, सप्लाई कम हो जाए। आज से 2-4 महीने पहले आपने देखा होगा टमाटर की सप्लाई कम हो गई थी, तो क्या हुआ था, टमाटर की प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी। लेकिन आज आप देखें टमाटर की सप्लाई बढ़ी है, डिमांड तो उतनी है, डिमांड खाने वाले लोग उतने ही हैं जितने आज से 2-4 महीने पहले थे, आज भी उतने ही है। लेकिन चूंकि सप्लाई टमाटर की बढ़ चुकी है तो क्या हुआ है, प्राइस को, प्राइस बिल बहुत ही नीचे, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए पे आपको मिल रहा है टमाटर। तो प्राइस भी कम हुई है, और प्राइस जब कम होगी तो कंज्यूमर की डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी, बट द प्राइस विल गो डाउन अगर सप्लाई बढ़ती है। ये दूसरा है आपके सामने, मैंने आपको वैसे बता दी है कि सप्लाई कम हो जाए अगर, तो फिर क्या होगा, तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो जाएगी। और आप अगर टमाटर को याद करें 2-4 महीने पहले क्या हुआ था, प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, लेकिन चूंकि डिमांड सेम थी तो प्राइस ज्यादा हो गई सप्लाई कम होने की वजह से। तो लोगों की कंजम्पशन ऑफ टोमेटो वो बहुत थोड़ी थी, प्राइसेस ज्यादा हो गई थी, तो डिमांड डिमांड भी आप देख रहे हैं वो कम हो गई है इसमें भी। तो और उधर से सप्लाई भी कम हुई है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो अल्टीमेटली कम होगी। तो लोग एक टमाटर से भी गुजारा कर रहे थे, पाइया आधा किलो बहुत कम लोग ले रहे थे, आधा किलो 200 का मिलता था, तो लोग कम इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन आज 10 रुपए का किलो है, 15 का किलो है, तो कंजम्पशन भी ज्यादा हुई है, उधर से सप्लायर भी ज्यादा लेके आ रहा है, तो क्वांटिटी बढ़ गई है, प्राइस कम हो गई है। अब दो पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट इसी मैकेनिज्म को फॉलो करके करती है, एक होता है प्राइस सीलिंग और एक होता है प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग है आमतौर पे ये कंज्यूमर गुड्स पे लगती है, कंज्यूमर्स को बचाने के लिए लगती है, जो कंज्यूमर ने इस्तेमाल करनी होती है। तो प्राइस सीलिंग इस ये क्या होती है, ये होती है मैक्सिमम प्राइस दैट कैन बी चार्ज्ड ऑन ए गुड। सीलिंग आपको पता है, छत को छत वाला सीलिंग फैन आपने देखा हुआ है, तो प्राइस सीलिंग जब आप सील कर देते हैं तो उससे ऊपर आपके लिए जाना मुमकिन नहीं होता। तो मैक्सिमम
अब अगर सीलिंग बन गई है, छत बना दी गई है, तो छत से ऊपर तो आप नहीं जा सकते। मैक्सिमम प्राइस छत तक ही रहे, यानी प्राइस सीलिंग मैक्सिमम हाइट छत तक आप जा सकते हैं, जो आप कवर कर सकते हैं। उससे नीचे आपकी मर्जी, आप जितनी यहाँ पे फिरते रहे। तो ये उन चीजों पे लगती है, दे आर सेट ऑन गुड्स दैट आर कंसीडर्ड टू बी नेसेसिटीज। मसलन दूध है, दूध के ऊपर आमतौर पे गवर्नमेंट या वो कहती है कि 100 रुपए लीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। या चीनी की प्राइस, या आप बिजली की प्राइस, पानी की प्राइस, इनके ऊपर सीलिंग लगा देती है, लगाई जाती है दुनिया के अंदर भी। तो जब प्राइस सीलिंग लग जाती है, तो ये कंज्यूमर को बेनिफिट करने के लिए होता है, प्रोड्यूसर को फायदा नहीं हो रहा होता। तो फिर क्या होता है, इट में लीड टू शॉर्टेज। रेंट के ऊपर, शुगर, आटे की प्राइस के ऊपर भी आपको पता होगा, ये पिछले दिनों आटे की शॉर्टेज हुई थी ना, तो फिर महंगाई हो गई थी आटे की। तो गवर्नमेंट ने फिर सीलिंग लगाई कि 50 रुपए से ऊपर, या 45 या 40 से ऊपर आप नहीं बेच सकते, यानी 40 मैक्सिमम है, उससे नीचे आपने रहना है। और वो जो ऊपर हमने ग्राफ मैंने आपको दिखाया था, ये वाला, तो ये जो शार्ट P3 है, ये P3, ये सीलिंग प्राइस है। इससे नीचे आप रह सकते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, तो फिर क्या होगा, शॉर्टेज होगी। दूसरी हमारे पास होता है प्राइस फ्लोर या प्राइस सपोर्ट। सपोर्ट प्राइस भी हम इसको बोलते हैं। सपोर्ट प्राइस होती है प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए, और ये मिनिमम प्राइस होती है विच मस्ट बी पेड टू द सेलर। तो सपोर्ट प्राइस या प्राइस फ्लोर, फ्लोर आपको पता है फर्श को बोलते हैं। तो फर्श से ऊपर आप जितना मर्जी चलते रहे, इससे ऊपर आप जितना चले जाएं, फर्श से नीचे आप नहीं जा सकते। तो फ्लोर प्राइस जो ऊपर हमने P2 मैंने बनाया हुआ था, आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो जब आप गवर्नमेंट, ये आमतौर पे आपने सुना होगा वीट के ऊपर गवर्नमेंट ने, अभी आजकल गवर्नमेंट ने 1400 रुपया दिया हुआ है, या 1360। तो ये सपोर्ट प्राइस है या फ्लोर प्राइस है, इससे ऊपर आप दे सकते हैं, इससे नीचे आप नहीं दे सकते। इसी तरह से शुगर की प्राइस पिछले दिनों, वो भी सपोर्ट प्राइस थी। तो दे आर सेट अबव मार्केट प्राइसेस, और इसकी वजह से क्या होता है, सरप्लस मे बी देयर, सरप्लस आएगा। इसी तरह से सपोर्ट प्राइस की मिनिमम वेजेस, ये गवर्नमेंट अनाउंस करती है 18,000 पर मंथ। तो इसका मतलब है आप 18 से ज्यादा पे कर ले, नीचे आपने नहीं करना। जब गवर्नमेंट ने 18,000 की प्राइस या वेजेस अनाउंस कर दिए हैं, तो इससे क्या होता है, सप्लाई ऑफ लेबर विल इंक्रीज, सरप्लस लेबर होगी। लेकिन अगर प्राइस फ्लक्चुएट करे, कम या ज्यादा हो, तो लेबर मार्केट के अंदर शॉर्टेज भी हो सकती है, या अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी।